हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग में यूनिट नंबर 4 वन शॉट। ठीक है, तो 3 यूनिट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स अगर आपको चाहिए सारे 5 यूनिट के ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप कम्युनिटी पोस्ट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो है नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, जनरलाइजेशन, recurrent networks, RNN language models, world level RNNs and deep reinforcement learning, कंप्यूटेशनल एंड आर्टिफिशियल न्यूरोसाइंस। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वीडियो के। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, it involves finding the maximum or it involves finding the minimum or maximum of non convex function। ये बेसिकली एक तरीका होता है जिससे कि हम मिनिमम या फिर मैक्सिमम फाइंड करते हैं किसी भी नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन का। नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है? लॉस फंक्शन होता है। ठीक है, डीप लर्निंग में लॉस फंक्शन का टर्म जो है वही नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन होता है, यानी कि किसी भी लॉस का हम मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करते हैं तो वो नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन में आता है। ठीक है, विच कैन हैव मल्टीपल लोकल मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, जिसके मल्टीपल लोकल मिनिमा हो सकते हैं और मल्टीपल लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं। अनलाइक कॉन्वेक्स फंक्शन इट इज नॉट गारंटीड टू फाइंड अ ग्लोबल ऑप्टिमम। जब कॉन्वेक्स फंक्शन हम यूज करते हैं तो वहां पे गारंटी होती है कि ग्लोबल ऑप्टिमम हमें मिल सकता है, बट नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा नहीं होता। यहां पे कोई गारंटी नहीं होती कि आपको ग्लोबल ऑप्टिमम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, वर्किंग की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स, चैलेंजेस और सॉल्यूशन, ये चारों चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तो द टारगेट फंक्शन इज नॉन कॉन्वेक्स। एग्जांपल डीप लर्निंग लॉस फंक्शन, मतलब कि वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि जो हमारा टारगेट फंक्शन होता है वो नॉन कॉन्वेक्स होता है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है एक नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स हम इसमें अप्लाई करते हैं। एल्गोरिदम्स लाइक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एसजीडी आर यूज टू नेविगेट द सर्च स्पेस। अब ओवरऑल जो सर्च स्पेस है हमारे पास उसमें हम कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं जो कि मोस्टली ग्रेडियंट बेस्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमा और मिनिमा से डील करने वाले हैं। तो मोस्टली हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच का यूज करते हैं सर्च स्पेसेस में नेविगेट करने के लिए। ठीक है, चैलेंजेस की बात की जाए तो द ऑप्टिमाइजेशन मे गेट स्टक इन लोकल मिनिमा और सैडल पॉइंट्स। कई बार जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो स्टक हो जाता है लोकल मिनिमा या फिर सैडल पॉइंट्स पे, यानी कि जो हमारे लॉस फंक्शन के लोकल मिनिमाज होते हैं या फिर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे बेसिकली नेविगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, वहां पे हमारी ऑप्टिमाइजेशन कई बार स्टक हो जाती है। तो ये एक मेजर चैलेंज आता है इसके अंदर। सोल्यूशन की बात की जाए तो टेक्निक लाइक मोमेंटम, अडेप्टिव लर्निंग रेट्स एंड एनीलिंग हेल्प स्केप द लोकल मिनिमा। ठीक है, इसीलिए कभी भी आप जब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच का यूज करोगे डीप लर्निंग में तो मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रोक्सीमेटली 98-99% ऑफ द टाइम आप अडेप्टिव लर्निंग रेट्स का यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि लर्निंग रेट्स वो रेट होती हैं जिसकी वजह से आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट में आप नेविगेशन करोगे पूरे ओवरऑल सबस्पेस में, वहां पे नेविगेशन आपका ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, इजी हो जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके स्टक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो चैलेंजेस हैं स्टक होने वाले ऑप्टिमाइजेशन के, वहाँ पे सॉल्यूशंस क्या है आपके, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स लाइक मोमेंटम, अडेप्टिव लर्निंग रेट्स, ठीक है, एनीलिंग, इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो लोकल मिनिमा से एस्केप करने के लिए। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। रोबोटिक्स फॉर मोशन प्लानिंग, जब भी मोशन प्लानिंग के लिए रोबोटिक्स करी जाती है तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का। ठीक है, गेम एआई ऑप्टिमाइजेशन, नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ गेम एआई ऑप्टिमाइजेशन में भी किया जाता है। बहुत सारे आपने गेम्स खेले होंगे जिसमें बेसिकली नॉन प्लेयर्स रहते हैं। ठीक है, एनपीसीज होते हैं बेसिकली, जिनको नॉन प्लेयर कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे गेम्स हैं ऐसे। फॉर बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोगों ने खेला हो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में, जो बॉट्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली एनपीसीज होते हैं, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स होते हैं। वो गेम एआई ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, ठीक है, कई बार शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उनको शेड्यूल करने के लिए हेल्प किया जाता है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो कैन मॉडल कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, वही चीज़ है कि ये जो है मॉडल कर सकता है किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को। सूटेबल फॉर हाई डायमेंशनल सर्च स्पेसेस, हाई डायमेंशनल सर्च स्पेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। ऑफन मोर एक्सप्रेसिव देन कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉन्वेक्स फंक्शन के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। एप्लीकेशन टू वाइड रेंज ऑफ एमएल टास्क, मतलब कि मशीन लर्निंग के मल्टीपल टास्क, एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टास्क को
ईजिली सॉल्व कर सकता है या वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो डिफिकल्ट टू सॉल्व ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसको। हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन जनरलाइजेशन की अगर बात करें तो इट इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस रैंडमनेस टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ फंक्शन, स्पेशली यूजफुल फॉर लार्ज स्केल और नॉइसी डेटा। मतलब कि स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन जनरलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है रैंडमनेस जो बेसिकली रैंडमनेस का यूज़ करती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किसी भी फंक्शन का, जहाँ पे मोस्टली हम लार्ज स्केल या फिर नॉइसी डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक रैंडमनेस को इंट्रोड्यूस करती है डेटा में हमारे, जिससे कि ये इजीली क्या कर पाती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड कर पाती है, ठीक है। वर्किंग की बात की जाए तो रैंडम सैम्पलिंग सबसे पहला स्टेप है। एट ईच स्टेप अ सबसेट ऑफ द डेटा दैट इज मिनी बैच इज यूज टू कंप्यूट द ग्रेडियंट। मतलब कि सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग होती है स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन में। हर एक स्टेप पे क्या होता है कि जो ओवरऑल मिनी बैच डेटा है हमारे पास, उसका एक सबसेट लिया जाता है जिससे कि ग्रेडियंट को कंप्यूट करें, ठीक है। अपडेट रूल सेकंड में रूल्स अपडेट होते हैं। पैरामीटर्स आर अपडेटेड इटरेटिवली बेस्ड ऑन ग्रेडियंट। अब जो भी ग्रेडियंट हमको मिला है उसके बेसिस पे हम पैरामीटर्स को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंस, रैंडमनेस हेल्प्स अवॉइड ओवरफिटिंग एंड एस्केप लोकल मिनिमा। अब रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या है, यही फायदा है कि जो कन्वर्जेंस होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ओवरफिटिंग अवॉइड करने में और लोकल मिनिमास को अवॉइड करने में, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग लार्ज स्केल न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने में यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन जनरलाइजेशन को। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन इन फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, पोर्टफोलियोज को मैनेज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग पॉलिसीज़, यानी कि जो भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस में इसका यूज़ होता है। एडवांटेज की बात की जाए तो फास्टर फॉर लार्ज डेटा सेट्स, बड़े डेटा सेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है। हेल्प एस्केप लोकल मिनिमा इन नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम। अब इसका ही यूज़ किया जाता है, देखो जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा था स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ हो रहा था, ठीक है। यानी कि स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन मेथड जो है वो हमारा लोकल मिनिमा से एस्केप करने के लिए नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। रिड्यूसेस मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, मेमोरी रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करता है। कैन जनरलाइज बेटर देन इंट्रोड्यूसिंग नॉइस, मतलब कि नॉइस को इंट्रोड्यूस करके डेटा को जनरलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो मे कन्वर्ज टू सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कई बार ये सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कई बार वहाँ तक ये नहीं पहुँचा पाता, ठीक है। सेंसिटिव टू हाइपर पैरामीटर सेटिंग लाइक लर्निंग रेट, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हाइपर पैरामीटर सेटिंग से। जैसे कि लर्निंग रेट की अभी हमने बात की थी, तो अगर लर्निंग रेट हम गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो उस केस में कई बार हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे। अगर आप कोड वगैरह करोगे डीप लर्निंग में स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का, जो शायद मैंने पहले यूनिट में डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पे लर्निंग रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप लर्निंग रेट स्पेसिफिक नहीं सेट करते हो तो उस केस में कई बार आपका सोल्यूशन प्रॉपर नहीं आता है, यानी कि ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है उस केस में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज RNN, दैट इज रिकरेंट न्यूरल network. These are the class of neural network designed for sequential data where connections from the cycles to allow information persistence. मतलब कि ये बेसिकली ऐसी क्लासेस होती हैं न्यूरल नेटवर्क की जिनको डिज़ाइन किया जाता है सीक्वेंशियल डेटा के लिए, ठीक है। और ये जो सीक्वेंशियल डेटा की साइकिल्स होती हैं इनसे कनेक्शन इसलिए लिया जाता है ताकि हम इंफॉर्मेशन परसिस्टेंस को अलाउ कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मेन काम होता है। यानी कि आप इस तरीके से समझो, ये ऐसे न्यूरल नेटवर्क होते हैं जैसे बैक प्रोपोगेशन हमारा काम कर रहा था, समवॉट ये उसी तरह काम करते हैं। यानी कि जो आपका आउटपुट आता है वो आउटपुट अगर आपका सही नहीं आ रहा है तो उस केस में इनका कनेक्शन होता है साइकिल्स का, ठीक है। मतलब कि एक लेयर से दूसरी लेयर में कनेक्शन होता है, तो आप वापस से यहाँ पे सारा डेटा जाता है पीछे वाली लेयर में और फिर से वो कंप्यूट होता है। तो किसी तरह ये बैक प्रोपोगेशन के जैसा ही काम कर पाते हैं, ठीक है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का बेसिकली यही काम है, ये इन्फॉर्मेशन परसिस्टेंस के लिए साइकिल्स के थ्रू डेटा को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वर्किंग की बात की जाए तो इनपुट सीक्वेंस एक्सेप्ट अ सीक्वेंस ऑफ इनपुट, ठीक है। ये एक इनपुट का सीक्वेंस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क में होता है नंबर ऑफ इनपुट्स जाते हैं। देन हिडन स्टेट मेंटेन्स अ हिडन स्टेट दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस स्टेट। फिर आती हैं हमारी हिडन लेयर्स, जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो प्रीवियस लेयर से लिया जाता है आगे कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए। आउटपुट जनरेट्स एन आउटपुट फ्रॉम ईच इनपुट इन द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में हर एक इनपुट जो मिला है उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट होता है जो आउटपुट लेयर पे हमें
मिल जाता है। लेयर्स की बात करें आरएनएन में तो इनपुट लेयर, रिकरेंट लेयर या हिडन लेयर इनको ही हम कहते हैं, ठीक है। इसमें आप डायग्राम आप सिंपल न्यूरल नेटवर्क का बना सकते हो और जिस तरीके से आपने बैक प्रोपोगेशन में हमने आपको डायग्राम दिखाया था सेम उसी तरीके से आप आरएनएन के अंदर भी डायग्राम में साइकिल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आउटपुट लेयर होती है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में इसका यूज होता है, स्पीच रिकॉग्निशन में यूज होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस में यूज होता है, मशीन ट्रांसलेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। एडवांटेजेस में कैप्चर्स टेम्पोरल डिपेंडेंसीज, जो टेम्परेरी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको इजीली कैप्चर कर पाता है ये। हैंडल वेरिएबल लेंथ इनपुट, ठीक है, मतलब कि वेरिएबल लेंथ इनपुट जो है उसको इजीली हैंडल कर सकता है। एफिशिएंट फॉर सीक्वेंशियल टास्क, जो भी सीक्वेंशियल टास्क होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। रीयूजेस पैरामीटर्स अक्रॉस सीक्वेंसेस, अब क्योंकि ये आरएनएन है ये साइकिल्स पे काम करता है तो ये जो पैरामीटर्स हैं सीक्वेंसेस में उनको रीयूज कर सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, प्रोन टू वैनिशिंग ग्रेडियंट्स, मतलब कि ऐसे ग्रेडियंट्स के जो आगे चल के डिमिनिश हो जाते हैं, ठीक है, प्रोसेस के टाइम पे, वैसे ग्रेडियंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन होता है, यानी कि ओपन होता है। लिमिटेड मेमोरी फॉर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज, मतलब कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज के लिए इसके पास बहुत ही लिमिटेड मेमोरी होती है। तो ये सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन लेयर्स की बात हो गई। तो ये बेसिकली आरएनएन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज आरएनएन लैंग्वेज मॉडल। These models predict the probability of a word sequence leveraging sequential dependencies in the text। मतलब कि ये ऐसे मॉडल होते हैं जो वर्ड सीक्वेंस में प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हैं जिससे कि सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी क्या है टेक्स्ट की वो समझ में आती है, ठीक है। मतलब समझो इसका, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप जो लैंग्वेज देते हो यानी कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो आप प्रोवाइड करते हो उस सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के बेसिस पे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो वर्ड का सीक्वेंस आया है वो एक्चुअली में क्या टेक्स्ट की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसी के बेसिस पे कई बार हमारे एलएलएम्स काम करते हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, चाहे आप चैट जीपीटी की बात करें चाहे आप जेमिनी की बात करें, सब में आरएनएन का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज चेक करने के लिए टेक्स्ट में, ठीक। वर्किंग की बात की जाए तो इनपुट टोकनाइजेशन, सीक्वेंशियल प्रिडिक्शन, ट्रेनिंग और जनरेशन, ये चार बेसिकली स्टेप्स हैं वर्किंग के अंदर। इनपुट टोकनाइजेशन में क्या होता है, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, जो ओवरऑल टेक्स्ट आता है उसको सीक्वेंस ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट करता है। सीक्वेंशियल प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन प्रीवियस वर्ड यूजिंग हिडन स्टेट। अब जो भी हिडन स्टेट इसके न्यूरल नेटवर्क में पड़ी होती हैं आरएनएन में, उनके बेसिस पे ये अगले वर्ड को प्रिडिक्ट करता है कि जो प्रीवियस वर्ड्स आए हैं उनके बेसिस पे अगला वर्ड क्या आने वाला है सीक्वेंस में, ठीक है। ट्रेनिंग की बात की जाए तो यूज क्रॉस एंट्रोपी लॉस टू ऑप्टिमाइज प्रिडिक्शन, ये क्रॉस एंट्रोपी लॉस टेक्निक का यूज करता है प्रिडिक्शंस को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए। जनरेशन, जनरेट टेक्स्ट बाय सैम्पलिंग वर्ड सीक्वेंशियली, फिर ये टेक्स्ट को जनरेट करता है वर्ड्स को सीक्वेंशियली सैंपल करके। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आरएनएन लैंग्वेज मॉडल्स वर्किंग करते हैं। बेसिकली कोई भी लैंग्वेज मॉडल की आप बात करो तो वर्किंग इसी तरीके से होती है। आरएनएन में बस एक बेनिफिट ये होता है कि इसके पास अपनी साइकिल्स होती हैं जिससे कि ये ज़्यादा बेटर और ऑप्टिमाइज प्रिडिक्शंस कर पाता है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट एंड ऑटो कंप्लीशन, बहुत सारे प्रिडिक्टिव टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि जब भी आप मोबाइल के कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हो तो कई बार गूगल कीबोर्ड पे क्या होता है, आपका नेक्स्ट वर्ड ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट हो जाता है कि हो सकता है आप ये वर्ड यूज़ करने वाले हो, तो वो आपको शो करता है, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे आरएनएन का यूज़ किया गया है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट या ऑटो कंप्लीशन ये सारी चीज़ें आती हैं आरएनएन लैंग्वेज मॉडल में। मशीन ट्रांसलेशन यूज़ होता है, टेक्स्ट समराइजेशन में इसका यूज़ होता है, चैटबॉट्स वगैरह जो हैं जो अभी मैंने बताया आपको उन सब में भी आरएनएन लैंग्वेज मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो कैप्चर कॉन्टेक्स्ट इन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने का काम करता है आरएनएन लैंग्वेज मॉडल। जनरेट कंटेक्चुअली रेलेवेंट सीक्वेंस, जो भी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट सीक्वेंसेस होते हैं उनको जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सपोर्ट वेरिएबल लेंथ इनपुट, वेरिएबल लेंथ इनपुट को सपोर्ट करता है। कैन हैंडल लार्ज वोकैबुलरीज, मतलब कि अलग अलग तरीके की वोकैबुलरी को ईजिली हैंडल कर सकता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो स्ट्रगल्स विद लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज, लॉन्ग टर्म जो डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि कोई वर्ड अभी आपने कुछ इनपुट आप कर रहे हो और 5, 6, 7, 8 वर्ड्स के बाद कोई वर्ड अगर प्रेडिक्ट करना है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव फॉर लार्ज डेटा सेट्स, बड़े डेटा सेट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कंप्यूटेशनली, ठीक है। सो आई होप आपको आरएनएन लैंग्वेज मॉडल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड लेवल आरएनएन एंड डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, ठीक है। सो वर्ल्ड लेवल आरएनएन क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। एन आरएनएन मॉडल प्रोसेस टेक्स्ट at the world level considering each word as a
टोकन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जो आरएनएन मॉडल होते हैं वो कंप्लीट टेक्स्ट को वर्ड्स के फॉर्म में ब्रेक करते हैं और उन वर्ड्स को एज अ टोकन कंसीडर करके उसके बेसिस पे प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। वर्किंग की अगर बात की जाए तो टोकनाइज टेक्स्ट इनटू वर्ड, सबसे पहले जो वर्ड्स आते हैं उनको सबसे पहले जो टेक्स्ट आते हैं बेसिकली उनको वर्ड्स के बेसिस पे टोकनाइज कर लेना, यानी हर एक वर्ड को एक स्पेसिफिक टोकन दे देना। प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग द आरएनएन, अब नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना जो भी आरएनएन से कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है उसके बेसिस पे। अपडेट वेट्स यूजिंग बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम, बीपीटीटी, मतलब कि बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम का यूज करके अपडेट करना वेट्स को, ठीक है। तो अगर वेट अपडेट होंगे तभी हमारा जो साइकिल है वो काम करेगी। देखो यहाँ पे भी बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि आरएनएन काफी हद तक बैक प्रोपोगेशन की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो सेंटीमेंट एनालिसिस में यूज होता है वर्ड लेवल आरएनएन का, टेक्स्ट जनरेशन में यूज होता है, लैंग्वेज मॉडलिंग में। सो बेसिकली मतलब ये है कि ऐसे आरएनएन जो वर्ड्स के बेसिस पे काम करें, ओवरऑल टेक्स्ट के बेसिस पे काम ना करें, वो होते हैं वर्ड लेवल आरएनएन, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? कैप्चर कंटेक्स्ट एट ग्रैनुलर लेवल, मतलब कि जो बेसिक लेवल होता है वर्ड वाला उस लेवल पे ये कंटेक्स्ट को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। डिसएडवांटेजेस यानी कंप्यूटेशनली इंटेंसिव फॉर लॉन्ग सीक्वेंसेस, बड़े सीक्वेंसेस के लिए कंप्यूटेशनली काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव होते हैं। नेक्स्ट इज डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसी के अंदर ये टॉपिक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद डीप लर्निंग फॉर डिसीजन मेकिंग इन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, मतलब कि कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डीप लर्निंग का कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या कहते हैं? डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मोर यूजफुल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट, ज़्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वर्किंग की बात की जाए तो एजेंट इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट, जो एजेंट होता है वो इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है। रिवॉर्ड्स आर यूज टू अपडेट द पॉलिसी यूजिंग डीप नेटवर्क्स। अब देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये चीज़ होती थी, एजेंट इन्वायरमेंट से रिएक्ट करता था, रिवॉर्ड और पेनल्टीज के बेसिस पे क्या होता था, हमारा जो भी उसका लर्निंग है वो कराई जाती थी, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पे होता है, बस फ़र्क क्या आ जाता है कि यहाँ पे रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज जो मिलती हैं उससे डीप नेटवर्क्स की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वर्किंग समझ में आ रही होगी। मतलब कुल मिला के डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया है, बस दैट्स इट। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इसका यूज़ होता है, गेम एआई डेवलपमेंट में यूज़ होता है, एग्जांपल अल्फागो। रोबोटिक्स कंट्रोल में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो हैंडल हाई डायमेंशनल इनपुट्स एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग टास्क, हाई डायमेंशनल इनपुट को इजीली ये हैंडल कर सकता है और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग टास्क परफॉर्म कर सकता है। द रीज़न इज कि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ साथ आपका डीप नेटवर्क्स भी इन्वॉल्व है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लगती है क्योंकि डीप नेटवर्क्स हैं, और एक्सप्लोरेशन लगता है क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारे रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटेशनल एंड आर्टिफिशियल न्यूरोसाइंस, ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। Starting with the first point that it aims to understand the brain's function through computational model while artificial neuroscience focus on replicating neural functions in machines। मतलब क्या है कि कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस जो है वो ब्रेन की फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटेशनल मॉडल्स की हेल्प से, ठीक है। जबकि जो आर्टिफिशियल न्यूरोसाइंस है वो फोकस करता है कि कैसे ब्रेन की फंक्शनिंग को न्यूरल नेटवर्क के थ्रू मशीन्स में रेप्लिकेट कराया जा सके, ठीक। फिर से समझो, ब्रेन हमारा ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटेशनल मॉडल के बीच में इसको समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कंप्यूटेशनल मॉडल्स के बेसिस पे इसको समझने की कोशिश की जाती है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है। जबकि आर्टिफिशियल न्यूरोसाइंस ये करता है कि जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सके मशीन्स में न्यूरल फंक्शंस की हेल्प से, ठीक है। तो ये काम होता है आर्टिफिशियल न्यूरोसाइंस का। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वर्किंग की बात की जाए तो कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस में क्या होता है? डेवलप मॉडल टू स्टिमुलेट बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम, ये ऐसे मॉडल्स को डेवलप करता है जो हमारे बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकें, यानी उसके लिए काम कर सकें। आर्टिफिशियल न्यूरोसाइंस क्या करता है? डिजाइन एएनएन इंस्पायर्ड बाय ब्रेन्स आर्किटेक्चर, हमारे ब्रेन के आर्किटेक्चर के बेसिस पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को डिजाइन करना और क्रिएट करने का काम करता है आर्टिफिशियल न्यूरोसाइंस, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ब्रेन मशीन इंटरफेसेस में इसका यूज होता है, कॉग्निटिव मॉडलिंग में यूज होता है, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस न्यूरल सिस्टम्स में यूज होता है इनका, अंडरस्टैंडिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कई बार न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको समझने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस का समझने के लिए यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल न्यूरोसाइंस का उसको क्योर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो
ब्रिजेस न्यूरो साइंस एंड एआई और न्यूरो साइंस के बीच की जो गैप है उसको ये मिलके फुलफिल करते हैं। एडवांसेस इन अंडरस्टैंडिंग ब्रेन फंक्शंस, ब्रेन के फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं, उस पर काम करता है ये दोनों। इम्प्रूव्स एआई आर्किटेक्चर, एआई के आर्किटेक्चर्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इनेबल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इंस्पायर्ड डिवाइसेस, जितनी भी ब्रेन इंस्पायर्ड डिवाइसेस हैं उनकी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो हाई कॉम्प्लेक्सिटी, एथिकल कंसर्न, लिमिटेड एक्यूरेसी, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है क्योंकि यहाँ पे एएनएन का भी यूज़ हो रहा है और हमारे इंडिविजुअल ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वहाँ पे भी कंप्यूटेशनल मॉडल्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है, इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाती है। एथिकल कंसर्न्स की बात की जाए तो कई बार एएनएन मॉडल्स में हम अगर एथिकल कंसर्न्स देना भूल जाएं तो रोबोटिक्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है जब हम रोबोटिक्स पे काम करते हैं। लिमिटेड एक्यूरेसी होती है, मतलब कि जो हमारा ब्रेन एक्चुअली हम डिसाइड कर पाते हैं एज अ ह्यूमन, ज़रूरी नहीं है कि रेप्लिकेटेड मॉडल जो एएनएन का बनाया गया है वो भी बिल्कुल हमारी तरह काम कर पाए, वो एक्यूरेसी नहीं दे पाता है उतना, तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्यूरेसी होती है। तो आई होप सारे डिसएडवांटेजेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जा सकता है बट क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है इस वजह से नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैं आप लोग को सजेस्ट जरूर करूँगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको आप एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अभी भी और आगे फ्यूचर में भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोट्स का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली यूनिट में, दैट इज यूनिट नंबर 5। 4 यूनिट हो चुकी हैं। सो आई होप ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।